Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Accountancy class 11th, we will discuss the some basic accounting terms that are used in the accounting. तो जब हम accounting का काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसे नए शब्द जो हैं आप 11th में सीखेंगे जिनका यूज हम accounting में बार बार करेंगे. तो ऐसे नए शब्दों को आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ताकि जब हम अकाउंटिंग वर्क करें, हम लेजर्स बनाएं या अकाउंटिंग वर्क करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आइए चलते हैं और सीखते हैं कि क्या नए शब्द हैं और उनका क्या मतलब है. तो फर्स्ट जो टर्म है दैट इज कैपिटल. पूंजी इसको हिंदी में कहा जाता है. एंड कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस टू रन इट. तो कैपिटल जो होती है वो पैसा होता है, वो पूंजी इसको हिंदी में कहते हैं, वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए लगाता है. तो कैपिटल का जो इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जैसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो एसेट्स कहते हैं संपत्ति को, प्रॉपर्टी को. तो जो हमारी एसेट्स होती हैं उनमें से अगर हम लायबिलिटीज जो बाहरी देनदारियां होती हैं उनको निकाल दें, उन लायबिलिटीज को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, कैपिटल बचती है. तो कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल वो पैसा है, वो पूंजी है जो बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करने या उसको चलाने के लिए बिजनेस में पैसा लगाता है. द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स. एसेट्स जो होती हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ विच बिजनेस इज ऑपरेटेड. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा. तो एसेट्स जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है बिजनेस की, जिसकी हेल्प से बिजनेस चलाया जाता है. तो जो कैपिटल होती है इससे हम एसेट्स खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं. और वो संपत्ति क्या क्या हो सकती है, उसके उदाहरण है यहाँ पर लैंड है यानी जमीन, बिल्डिंग है, मशीनें हैं जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, उनको एसेट्स कहा जाता है. और एसेट्स कई तरह की होती है, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, इसके अलावा हम आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल सीखेंगे, एसेट्स के बारे में जानेंगे. देन एसेट्स जो होती है वो कई तरह की होती है, मैनी टाइप्स. फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, दीज आर दोज एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, जनरली मोर देन 1 ईयर. तो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो एसेट्स का इस्तेमाल या जिस संपत्ति का यूज़ बिजनेस में किया जाता है उसे कहते हैं फिक्स्ड एसेट. और इसके एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा. यानी कि ज़मीन है, बिल्डिंग है, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए हमें बिजनेस में चाहिए. अगर हमारे पास बिल्डिंग नहीं होगी तो हम कहाँ बिजनेस करेंगे, लैंड नहीं होगा तो कैसे बिजनेस होगा, प्लांट नहीं होगा. अब ये प्लांट क्या होता है, एक बड़ी मशीन होती है जो परमानेंट फिक्स होती है, इसको हम यहाँ वहाँ नहीं हिला सकते हैं. मशीनों को हम इधर से उधर हिला सकते हैं, इनका आकार छोटा होता है, प्लांट का आकार बड़ा होता है. और फर्नीचर होता है जो हम लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं. तो ये बेचने के लिए नहीं होता, इनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं. तो दूसरे प्रकार की एसेट जो होती है उसे कहते हैं करंट एसेट्स. इसको हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति. तो दीज आर द एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर. जो अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा, 1 साल से कम समय के लिए या 1 साल तक हम उस एसेट को यूज करते हैं बिजनेस में. और उनके उदाहरण क्या हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल. तो ये सारे ही नए नाम है, कैश को छोड़कर आप शायद किसी को नहीं जानते होंगे क्या चीज़ें हैं. ये सारी ही 1 साल से कम समय के लिए हमारे पास रहती हैं बिजनेस में, इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, करंट एसेट्स कहा जाता है. तो ये अब इनके टर्म्स के नाम क्या होते हैं. स्टॉक जो होता है वो सामान होता है जो बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा जाता है. डेटर्स कौन से होते हैं, हमारे लेनदार होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है. बिल रिसीवेबल्स जो होते हैं, उधार में जब हम सामान लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो हमें टाइम मिलता है उसमें बिल लिखा जाता है और उसके बदले में हमें समय दिया जाता है 2-3 महीने, उसके बाद हमें वो पैसा देना होता है. तो लेकिन ये इन सभी का टाइम जो होता है 1 साल से कम समय के लिए होता है, इसीलिए करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो एसेट्स होती हैं वो होती हैं टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो दृश्य होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनका आकार प्रकार होता है, साइज होता है, शेप होता है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है. और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, मशीन. तो आप सोचोगे कि ये पहले करंट फिक्स्ड एसेट्स में भी था और ये टेंजिबल में भी है. तो एसेट्स को हम कई तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि करंट और फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल, इंटेंजिबल में.
तो टेंजिबल होती हैं वो एसेट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका आकार प्रकार, साइज और शेप होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स है नेक्स्ट टाइप की एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड एंड डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनका कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन वो बिजनेस में यूज होती हैं, उनको खरीदा जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है। ये इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो गया, ये सारे ही अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, इनको हम छू सकते हैं और छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इनके बदले इनको खरीदा और बेचा जा सकता है। बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए इनकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जांपल अगर मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल दूं, आप जैसे कंप्यूटर चलाते हैं बिजनेस में, जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर जो होता है उसका हार्डवेयर जो होता है, उसका स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे ही हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का वो आता है टेंजिबल एसेट्स में। और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे प्रोग्राम होता है जो हम उसको रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से दो तरह की प्रॉपर्टीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एसेट्स को, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद जो पांचवा प्रकार है वो है वेस्टिंग एसेट्स। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज और डिप्लीशन ऑफ दीज एसेट्स टेक्स प्लेस विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मैन मेड नहीं होते हैं, नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं और इनका धीरे धीरे क्षय होता है, यानी नष्ट होती रहती हैं। जितना जैसे जैसे हम उनके भंडारों में से उन चीज़ों को निकालते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब वहाँ पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है संपत्ति, हमारी एसेट ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको वेस्टिंग एसेट कहा जाता है। धीरे धीरे वेस्ट होती है, ख़त्म होती रहती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑयल वेल्स, माइंस ऑफ कोल एंड मिनरल्स एटसेट्रा। तो जो तेल के कुएं होते हैं, जो कच्चा तेल हम निकालते हैं ज़मीन से, उनका एक भंडार होता है और एक निश्चित समय के बाद जो है उनका भंडार धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर हम नई जगह खुदाई करते हैं, नई जगह पर तेल के भंडारों का पता लगाते हैं। तो इस तरह से ये वेस्टिंग है। एक बार आपने इनको ले लिया तो एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती है इनकी वैल्यू। ऐसे ही माइन ऑफ कोल है, कोयले की खदानें हैं या मिनरल्स की खदानें होती हैं, जहाँ से हम अलग अलग खनन का काम जहाँ पे किया जाता है, वो सारी ही वेस्टिंग एसेट्स की कैटेगरी में आती है। जो कंपनी है इसको, वैसे तो इस पे सरकार का ही कब्जा रहता है, जो ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इसको सरकार पट्टे पर देती है, यानी कि लीज पर देती है, और लीज पर लेकर के कंपनीज इसको कुछ सालों तक यूज करती हैं, और जैसे जैसे वो समय समाप्त होता है फिर उसमें अधिकार भी संपत्ति पर कंपनी का खत्म हो जाता है। चलिए, तो अब आगे हम नेक्स्ट टाइप की जो डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग टर्म, दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इसको हिंदी में कहते हैं देनदारी, एंड दीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स ऑफ अ बिजनेस पेबल टू अदर्स इन फ्यूचर। तो भविष्य में जो हमें दूसरों को पैसा देना है, जो हमारी देनदारियां हैं दूसरों के प्रति, क्योंकि हमने उनसे कुछ लिया है, कुछ खरीदेंगे तभी तो हमें उनका पैसा देना है या बदले में उन्हें कुछ देना है, तो जो देनदारी होती है उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी जो होती है इट इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दो तरीके की लायबिलिटीज हो सकती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं कुछ देनदारियां, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज दैट आर यूजुअली पेएबल आफ्टर 1 और मोर। एक साल या उससे ज्यादा के समय के बाद हमें जो पैसा देना होता है उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहा जाता है। और जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गए। तो हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, मान लीजिए कोई मशीन खरीदी है, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है, तो उसका हमें लंबे समय के बाद पैसा देना है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, 1 साल से ज़्यादा समय के बाद, यानी कि तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से डिबेंचर होते हैं, तो जैसे शेयर होते हैं ऐसे डिबेंचर होते हैं। ये भी एक तरह से लोन्स होते हैं जो हमने पब्लिक से लिया है, कंपनीज ने के द्वारा ये जारी किए जाते हैं डिबेंचर्स। तो ये हम आगे 12th में पढ़ेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस की, जो कि उसको 1 साल के बाद देनी होती हैं। शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज जो होती हैं, दीज आर दोज लायबिलिटीज दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये कुछ देनदारियां ऐसी होती हैं बिजनेस की जो उन्हें 1 साल के अंदर ही देनी है। जैसे 2 महीने के बाद हमें पैसा देना है किसी का, महीने के बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, 6 महीने बाद देना है, तो कोई भी समय हो सकता है, लेकिन 1 साल या उससे कम समय के लिए होता है, तो उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें उधार में माल लेते हैं, तो उनको हमें पैसा देना होता है, तो क्रेडिटर्स हमें थोड़े समय के लिए हमें जो है उधार में सामान देते हैं। बिल पेबल होता है, जिसका हमें बिल्स होते हैं, जो पैसे बिलों के हमें भरने होते हैं,
वो बिल पेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो हम 6 महीने के लिए मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, या 1 साल से कम समय के लिए बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगा। तो इस तरीके से लायबिलिटीज़ को हम 2 तरह की कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म दैट इज कॉल्ड एंटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई। एंटिटी इट इज एनीथिंग दैट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इंडिविजुअल रिकॉग्निशन इज कॉल्ड एंटिटी, यानी कि इसका एक अस्तित्व होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और अपनी एक पहचान होती है, उसे एंटिटी कहा जाता है। तो एंटिटी जैसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस की अपनी एक पहचान होती है, मालिक से अलग होता है बिजनेस। तो जैसे आप एक व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो आप एक एंटिटी हैं। तो एक सिंगल यूनिट जिसकी अपनी एक पहचान है, एक इंडिविजुअल रिकॉग्निशन है, वो एंटिटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होती है दैट इज कॉल्ड सेल्स, हिंदी में से कहते हैं विक्रय या बिक्री, और इट इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो 1 साल के दौरान जो हम सामान बेचते हैं, माल जो भी हम जिस चीज़ का भी हम बिजनेस करते हैं उसको जो हम बेचते हैं, वो क्वांटिटी जो होती है, सामान जो होता है, उसे बिक्री कहा जाता है। तो जितनी हमारी सामान बिक जाता है उसे बिक्री कहा जाता है। और इट कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट। तो आपने देखा होगा दुकान पे जब हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार उधार में भी माल बेच सकता है और वो नकद भी बेच सकता है। तो कैश सेल्स कहते हैं, जब वो नकद माल बेचता है उसको कैश सेल बोला जाता है, और जितना माल वो उधार में बेचता है उसे क्रेडिट मतलब उधार, तो क्रेडिट सेल उसे कहा जाता है जो उधार में बेचते हैं। तो सेल्स जो होते हैं उनको दोनों को मिलाकर कहा जाता है टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। कुल बिक्री हमने कितनी करी है, उधार में कितनी बेची है और नकद कितनी बेची है, टोटल मिला करके ये होता है। तो बिक्री मतलब वो सामान जो हमने बेचा है जिसका हम बिजनेस करते हैं उसे बिक्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गुड्स। गुड्स यानी कि वस्तु। एनीथिंग विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक और कस्टमर फॉर सेल ऑन रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड गुड्स। इट इज़ द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। तो आप कोई भी सामान जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं वो आपका, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे आपकी किताबों की दुकान है तो आपके गुड्स हो गए बुक्स, अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो आपके गुड्स हो गया फर्नीचर, चेयर टेबल, जो भी फर्नीचर आप बेचते हैं। अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो जो आपके कपड़े हैं जिनका आप बिजनेस करते हैं वो आपके गुड्स हो गए। अगर आप और कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स आप बेचते हैं तो वो आपके गुड्स हो गए। तो कोई भी बिजनेस जो आप करते हैं उसमें जो सामान आप पब्लिक को बेचते हैं उसे गुड्स कहते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है, यानी कि लगातार इससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। ये आपका बिजनेस का मेन काम है जिसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसमें किताबें हो सकती हैं, टॉयज हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, कोई भी सामान जिसका व्यवसाय आप करते हो उसे गुड्स कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है इट इज़ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस। तो ये टोटल वो पैसा होता है जो हमें वस्तुओं को बेच करके और सेवाएं दे करके प्राप्त होता है। तो अभी सेल्स आपने कहा था, सेल्स क्या होती है? सेल्स तो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड जो गुड्स हम बेचते हैं उससे मिलने वाला पैसा होता है, उसे सेल कहते हैं। लेकिन रेवेन्यू जो होता है इसमें सेल के अलावा भी और जो इनकम्स होती हैं हमारी वो ऐड हो जाती हैं। तो रेवेन्यू जो होता है वो टोटल होता है सेल्स ऑफ गुड्स से जो पैसा मिलता है वो, प्लस जो सेवाएं हम देते हैं, सर्विसेज देते हैं, अदर इनकम्स जो होते हैं हमारे, उनसे जो पैसा हमें मिलता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। तो सर्विसेज में जैसे आपको रेंट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो सारा मिला करके आपका रेवेन्यू हो जाएगा। देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होता है, इसको बोलते हैं व्यय या खर्च। इट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। तो 1 साल के दौरान जो भी हम खर्चा करते हैं, कॉस्ट इंकर्ड मतलब यानी कि उस पर जो लागत, कॉस्ट मतलब होता है लागत यानी खर्च, जो इंकर्ड बाय द बिजनेस, जो हम बिजनेस के प्रोसेस में जो खर्चा हमारा होता है उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, जो पैसा हमें सेल से मिलेगा उसके लिए हमें पहले तो खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो हमें पैसा मिलेगा। पहले आप कच्चा माल लाओगे, चीज़ें बनाओगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, कई तरह के खर्चे जो होते हैं वो हमें भरने पड़ते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, वो सारा खर्चा जो होता है वो एक्सपेंसेस कहलाता है, जो हम वस्तु को बनाने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए करते हैं।
जैसे वेजेस हो गए, सैलरी हो गई, रेंट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं, मगर हम मेन एग्जांपल्स इसमें ले रहे हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। और ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं, निरंतर होते रहते हैं। हर महीने हर साल आपको ये खर्च करना ही पड़ता है। तो किराया आप हर महीने देते हैं, हर साल देते हैं, सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं। वेजेस कहते हैं मजदूरी को। तो जो मजदूरी हम देते हैं उन लोगों को जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, डेली बेसिस पर जिनको पैसा दिया जाता है। और सैलरी जो होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दी जाती है, जैसे हर महीने की आप एंड में सैलरी देते हैं। तो दो तरह से आप पैसा दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंसेस ही होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये फिक्स्ड एसेट्स पर होता है। तो इट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस फॉर प्रोक्योरिंग सम फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये वो खर्च होता है जो हम फिक्स्ड एसेट्स को प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी कि आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यानी कि लंबे समय तक जिनका फ़ायदा हमें मिलने वाला है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर जो है वो दो तरीके का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे हमने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमने पूंजी बनाने के लिए खर्च किया, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए किया, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, यानी कि हर साल नहीं होता, कभी कभार होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता है। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं ये एक तरह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जो हमारी बिक्री को बढ़ाने के लिए खर्चा हम करते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, विज्ञापन पे आप खर्च करते हो, या डिस्काउंट देते हैं या कोई ऑफर देते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो आपकी बिक्री पर सीधा सीधा असर डालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रॉफिट। इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट जो होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में से अगर हम खर्चों को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये में एक चीज़ बेची है और आपने उसको बनाने में खर्च किया है 60 रुपये, तो 100 आपका जो है आपको मिले हैं, जिसमें से 60 रुपये आपके ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, पहले ही आपने उसको बनाने में 60 रुपये खर्च किए हैं। तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ, 100 की चीज़, जो 60 की चीज़ आप 100 में बेच रहे हैं, तो 40 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। गेन होता है लाभ। ए गेन इज एन इन्सिडेंटल इनकम टू द बिजनेस विच इज अर्नड विदाउट एनी एफर्ट्स। इट इज नॉट रेगुलर इन नेचर लाइक प्रॉफिट्स। तो गेन जो होता है, प्रॉफिट हम नॉर्मली गेन और प्रॉफिट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो गेन होता है इट इज़ इंसिडेंटल इनकम, यानी कि अचानक से बिना मेहनत के आपको कोई पैसा मिल जाए, आपने कोई उस पर खर्च नहीं किया, अचानक से होने वाला आपको फ़ायदा, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट्स, कोई मेहनत नहीं की है, उसे गेन कहते हैं। और ये रेगुलर नहीं होता। जैसे प्रॉफिट तो हम हर साल जो है रेगुलर खर्च करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट्स होते हैं, रेगुलर नेचर होता है इनका। लेकिन गेन जो होता है ये रेगुलर नहीं होता, ये कभी कभार होने वाला फ़ायदा होता है, उसे हम गेन कहते हैं। जैसे कि आपकी लॉटरी आप जीत जाते हैं, विनिंग लॉटरी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल लॉटरी जीतेंगे या हर महीने लॉटरी जीतेंगे, कभी कभार ऐसा चांस हो सकता है कि आप लॉटरी जीतें। तो अचानक से होने वाला कोई फ़ायदा जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, वो गेन कहलाता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी कोई फिक्स्ड एसेट थी, आपने पुरानी सामान जो है, मान लीजिए आपने कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया है, 10,000 का 15,000 में बेच दिया, तो वो आपका जो है उसमें 5,000 का आपको फ़ायदा हो गया, तो वो गेन हो गया आपका। तो प्रॉफिट होता है ये रेगुलर होता है, आप इसके लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद जो है आपकी मेहनत से जो आपको बिक्री करते हैं सामान की, फिर आपको उससे जो फ़ायदा मिलता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। आफ्टर गेन नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लॉस। लॉस शब्द कोई नया नहीं है, ये तो हमें सबने सुना हुआ है। एंड लॉस का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। तो इसको हम अगर टेक्निकली देखें तो अगर हमारे इनकम जो होती है या रेवेन्यू जो होता है, खर्चे उससे ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, रेवेन्यू कम है, तो हमारे को होता है लॉस। तो लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। देन नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज परचेजेस।
परचेजेज होता है क्रय। परचेजेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल। तो परचेजेज जो होता है ये टोटल जो सामान है, जो जिस कीमत जो होती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में देखिए सामान क्या क्या सामान है, कितनी क्वांटिटी में है, ये नहीं लिखते, हम लिखते हैं उसकी अमाउंट, कितने रुपए का सामान है, क्या सामान है, ये इसमें महत्व नहीं रखता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल। तो बिजनेसमैन जो अपने साथ बिक्री के लिए जो सामान रखता है जिसमें वो बिजनेस करता है, यानी कि गुड्स, तो गुड्स का जो उसके पास सामान होता है, या रॉ मटेरियल के रूप में वो उसे खरीद सकता है, या फिनिश गुड्स ऑलरेडी हो सकते हैं वो खरीदता है, उसे कहते हैं परचेजेस। तो परचेजेस जो होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर सेल। तो बिक्री करने से और प्रॉफिट कमाने के लिए हमने वो पैसा सामान खरीदा है, इसलिए उसको परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस कैन बी ऑन कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस। तो परचेजेस जो होता है वो कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जिस तरह से हम सामान खरीदते हैं, किसी बेचते हैं, तो दुकानदार उधार में बेच सकता है, उधार में और नकद में भी बेच सकता है। इस तरह से हम सामान जब खरीदते हैं या कच्चा माल खरीदते हैं, वो हम नकद भी खरीद सकते हैं और उधार में भी खरीद सकते हैं। तो कैश में भी खरीद सकते हैं और उसको क्रेडिट में भी खरीदा जा सकता है। तो दोनों का सम टोटल जो होता है, टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। देन नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज स्टॉक। स्टॉक जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं रहतिया। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री। इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट रिमेन विद द बिजनेसमैन ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक कैन बी ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। जो स्टॉक होता है वो क्वांटिटी होती है गुड्स की, वो सामान होता है जो बिजनेसमैन के पास साल के दौरान होता है। तो स्टॉक जो है इट कैन बी फॉर ऑफ फिनिश गुड्स। तो बना हुआ सामान होता है, तीन तरह का स्टॉक हमारे पास हो सकता है। एक तो हो गया बना हुआ सामान जो बिल्कुल रेडी है, बिक्री के लिए तैयार है, मार्केट में ले जाने के लिए, उसमें आपको कोई भी अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैक वैक हो गया, सब चीज़ें बन चुकी हैं, तैयार हैं, सब कुछ उसका हो चुका है, टेस्टिंग वगैरह हो गई है, अब वो मार्केट में सेल के लिए रेडी है। दैट इज़ कॉल्ड फिनिश गुड्स। देन सेमी होता है आधा या इनकम्प्लीट। तो सेमी फिनिश गुड्स जो होता है वो अभी तैयार नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित माल जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो ये सामान अभी तैयार नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस में चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, अभी तैयारी हो रही है। तो हम तीन तरह से इसको अलग अलग गिनते हैं, फिनिश गुड्स कितने हैं, और जो जिन गुड्स पर काम चल रहा है वो बनाए जा रहे हैं वो कितने हैं, और कच्चा माल जिसको अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, उसको हमने कोई भी मटेरियल अभी तक नहीं बनाया है, गुड्स में उसको कन्वर्ट नहीं किया है, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो कच्चा माल कितना है, बने हुए जो है गुड्स कितने हैं, और अर्धनिर्मित गुड्स यानी सेमी फिनिश गुड्स कितने हैं। तो तीनों का स्टॉक हम अलग अलग से काउंट करते हैं, गिनते हैं। देन स्टॉक को हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट रिमेन्स इन हैंड्स ऑफ द बिजनेसमैन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक जो वो सामान होता है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, जो बिजनेसमैन के पास साल के शुरू में होता है। इट इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेसमैन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो साल के शुरू में जो भी स्टॉक होता है उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में जो स्टॉक होता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड विद द बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो बिना बिका हुआ माल बिजनेसमैन के पास साल के एंड में बच जाता है, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, चाहे सेमी फिनिश का हो, चाहे रॉ मटेरियल का हो, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में बिना बिका हुआ माल होता है। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती हैं इनका मतलब होता है आहरण, इसको हिंदी में कहा जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज़। तो नॉर्मली तो हम हर चीज़ जो है पैसा लगाते हैं, जो भी लगाते हैं एसेट्स लगाते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए लगाते हैं। लेकिन ड्राइंग्स का मतलब होता है जब बिजनेसमैन अपने निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा या गुड्स को निकालता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। तो मान लीजिए आपकी राशन की दुकान है, तो अगर आप अपने घर के लिए उसमें से कुछ राशन निकाल लेते हैं, कोई आटा, कोई दाल, चावल, कोई भी राशन जो है वो आपने अपने घर में यूज़ करने के लिए लिया है, आपने उसको बिक्री नहीं कर रहे हैं, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो पर्सनल यूज़ के लिए आप जो है सामान निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग।
और मान लीजिए आप अपने बेटे की फीस भरने के लिए 5,000 रुपये बिजनेस से निकालते हैं, तो बेटे की फीस आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ना कि बिजनेस एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग वो कोई भी पैसा या सामान जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, ना कि बिक्री के लिए, ना कि बिजनेस के लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज डेटर्स। डेटर्स जो होते हैं इसको कहते हैं लेनदार। तो दीज आर द दोज पर्सन्स हु परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस एंड ओन एन अमाउंट। तो जिनको जो हमारे से उधार में सामान खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में, उनको जो है डेटर्स कहा जाता है, और उन्हें हमारा उसके बदले में पैसा देना होता है। तो हम बिक्री करते हैं तो बदले में हमें पैसा लेना होता है, लेकिन उनके पास उस समय पैसा नहीं है, तो हम उन्हें उधार में दे देते हैं और फ्यूचर में वो हमें पैसा दे देते हैं। तो डेटर्स उनको कहा जाता है जो हमसे उधार में सामान खरीदते हैं। कौन सा सामान, हमारे गुड्स, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उनको, उस गुड्स की हम बात कर रहे हैं। तो डेटर्स जो होते हैं वो 3 तरह की कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं, गुड, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो गुड डेटर्स कौन से होते हैं, तो आपने अगर रियल लाइफ में भी हमने देखा होगा कि जो भी हम सामान बेचते हैं, हमारे अगर एक दुकानदार सामान बेचता है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सभी लोग जो है टाइम पर आपके पैसे चुका देते हैं, आपका जो भी माल उन्होंने ख़रीदा है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको पूरा समय पर पैसा लौटा दें, जो भी सामान उन्होंने आपसे ख़रीदा है, बदले में आपको टाइम से, जैसे भी आपने उनको 1-2 महीने का टाइम दिया है, आपको समय पर वो पैसा लौटा दें। तो वो कौन हो गए, गुड डेटर्स। पूरा पैसा दिया है, टाइम पे दिया है, दे आर गुड डेटर्स। उसके बाद बैड डेटर्स कौन से होते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है किसी कारणवश जो है वो डेटर्स, जो लेनदार हैं आपके, वो किसी कारण से आपको पैसा नहीं दे सकते हैं किसी रीज़न से, या उनके पास नहीं है, या उन्होंने जानबूझकर नहीं दिए, तो वो कौन हो गए, बैड डेट्स हो गए, क्योंकि अब उनसे आपको 1% पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। देन थर्ड कैटेगरी इज डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल होता है जिन पे हमें आशंका होती है कि शायद ही हमारा पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो हम कुछ लोगों को ऐसे लेकर चलते हैं, हो सकता है वो दे लेकिन पूरे पैसे ना दे, कुछ दे दे कुछ ना दे, तो किसी भी तरह से हो सकता है कि हमें उन पे डाउट है कि ये हमारा पैसा पूरा लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। दे आर कॉल्ड डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स को हम 3 कैटेगरीज में लिखते हैं अलग अलग, गुड, बैड एंड डाउटफुल। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज क्रेडिटर्स। Creditors are those persons from whom business purchases goods on credit and own an amount to them. जैसे हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं, उसी तरीके से हम भी जो है उधार में सामान या कच्चा माल खरीदते हैं। तो जिन लोगों से हम कच्चा माल खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं, बने बनाए गुड्स भी हो सकते हैं, कच्चा माल भी हो सकता है, उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे लेनदार होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है। तो उधार में जो सामान खरीदा गया है उसके बदले में जो हमें पैसा देना होता है, तो उन लोगों को हम क्रेडिटर्स कहते हैं जो हमें उधार में सामान देते हैं, सप्लायर्स होते हैं हमारे। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट शब्द आपने बहुत बार सुना हुआ है। तो ये क्या होता है, इट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। तो जितने का भी माल होता है उस पर जब हम कुछ कटौती कर देते हैं उसकी रेट में, प्राइस में, उसे डिस्काउंट कहा जाता है। तो जितना अमाउंट हमने काट दिया है, कटौती की है, 5%, 6%, 7%, जो भी रेट होता है डिस्काउंट का, उसे डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट जो है आगे 2 तरीके से का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, ये बिजनेसमैन से बिजनेसमैन को दिया जाता है। यानी कि इसमें नॉर्मल पब्लिक को ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ये एक बिजनेसमैन के द्वारा दूसरे बिजनेसमैन को दिया जाता है। तो इट इज़ द डिस्काउंट गिवन ऑन प्रिंट रेट। तो जो उसका कैटलॉग प्राइस होता है या प्रिंट रेट होता है, उस पर छूट दी जाती है। इट इज़ गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अदर बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन जैसे होलसेलर रिटेलर को देगा, या प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को देगा। तो ये 2 बिजनेसमैन के बीच में डिस्काउंट दिया जाता है, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो, ये ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए दिया जाता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, आपको मतलब बिजनेसमैन को। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट दे रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसे नाम से पता चल रहा है, कैश, जल्दी कैश पेमेंट करने के लिए होता है। तो कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द बिजनेसमैन
फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट्स। प्रॉम्प्ट मतलब शीघ्र, आप जल्दी पैसा अगर हमें चुकाते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए आपको हमने 2 महीने का समय दिया था पैसा देने के लिए, लेकिन आपने 1 महीने बाद ही हमारा पैसा लौटा दिया है, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, कुछ पैसा हम छोड़ देंगे, क्योंकि आपने जल्दी समय पर या समय से पहले हमें पैसा वापस कर दिया है। तो कैश डिस्काउंट दोनों को दिया जा सकता है, एक बिजनेसमैन के द्वारा दूसरे बिजनेसमैन को भी दिया जा सकता है, और ये कस्टमर्स को भी दिया जा सकता है, यानी कि आम परचेजर जो होते हैं, खरीदार जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनको भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है। क्योंकि जब हम नकद में सामान लेते हैं तो हम थोड़ा सा उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ पैसे की छूट प्राप्त हो जाती है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट 2 तरीके के डिस्काउंट हैं। तो दीज वर द सम ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द बिजनेस। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जिनका हम बिजनेस में आगे जो है अकाउंटिंग में हम जो इनका नाम सुनते रहेंगे, और इनको हम आगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे, किस तरह से हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर कौन से लेजर में किस तरह से दिखाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं या इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग में, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो आज के वीडियोस में हमने सीखा है कि ये टर्म्स क्या होती हैं, इनके क्या मतलब होते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले तो आपको इनके मतलब और ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ताकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता हो कि इसका क्या मतलब है, उसके हिसाब से हम इसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ इसको दिखाना है, क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको ये बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होती है। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।